गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज क्या देखेंगे हम लोग? तो आज हम लोग देखेंगे अनुसूचित जाति यानी कि बात हो रहा है एससी, जनजाति यानी एसटी, और हम लोग नाम सुनते हैं हरिजन एक्ट, उसी की बात हो रही है। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के औचित्य और अनौचित्य का समालोचनात्मक परीक्षण करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये विवाद में क्यों है? क्योंकि याद कीजिएगा, कुछ दिन पहले यह बहुत चर्चा में रहा था, क्योंकि सरकार ने एक हाई कोर्ट ने क्या कर दिया था, इसको कह दिया था कि भाई यह सही नहीं है, क्योंकि इसके साथ है अन्य जो जातियां हैं उनके साथ उन पर अत्याचार हो रही है। क्योंकि इसमें जो क्रिमिनल में जो विक्टिम का रेट है, यानी कि जो साबित करने का रेट है, बहुत ही कम है। तो देखते हैं इसके बारे में विवाद का जड़ क्या था और इसके तर्क और इसके विपक्ष में कौन कौन सी बातें हैं। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 पिछले कुछ समय से विवादों के केंद्र में रहा है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस अधिनियम में 20 मार्च 2018 को एक संशोधन किया गया के कारण बहुजन समाजवादी पार्टी ना बहुजन समाज द्वारा पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया गया। परिणाम स्वरूप भारत सरकार द्वारा संसद में अधिनियम पारित कर इसके पूर्व के प्रावधानों को बहाल करने के कारण 6 सितंबर 2018 को सवर्ण समाज द्वारा भारत बंद के अंतर्गत आंदोलन किया गया था, जिसके कारण संपूर्ण भारत में इस अधिनियम के संबंध में क्रिया प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया था, जिसके कारण क्या हुआ था कि सवर्ण समाज ने भी बंद कर दिया था। अब हम लोग जानते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी। यहाँ देखिए, वर्ष 1989 में जब इसे संसद में प्रस्तुत किया गया तो इस अधिनियम के लिए कुछ सरकार ने आधार पेश किए थे। जैसे आज़ादी के बाद भी दलितों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। पहले अंबेडकर थे, आज मायावती है, रामविलास पासवान 2 हो गए, 3 हो गए, उस समय तो एक ही अंबेडकर थे। आज भी उन्हें दबाया जाता है और अपमानित किया जाता है। तीसरा, भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी और सिविल राइट एक्ट 1955 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को न्याय दिलाने में कमजोर पड़ रहे हैं। समान बात है। न्याय क्या है? न्याय कोई कास्ट नहीं दिखती है, न्याय अब पैसे वालों के पक्ष में रहती है। जिसके पास जितना पैसा है न्याय उसको उस तरीके से मिल जाएगी। यह कहावत भी है और यह भारत में सही भी है। और हम लोग यह भी जानते हैं कि देश में एससी एसटी जो गरीबी है परसेंट वाइज है, वह अत्यधिक गरीबी है। जब गरीब व्यक्ति है वह न्याय के लिए कहाँ जाएगा? वो खाएगा क्या कि न्याय के पास जाएगा वाली बात है। अतः वो उनको न्याय नहीं मिल पाता है। ये बात सही है, आज भी सही है। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को इनके साथ होने वाले अन्याय, शोषण एवं अपराधों से बचाने हेतु एक सशक्त कानून की आवश्यकता महसूस की गई थी। जरूरी तो थी, लेकिन इसका जब कोई भी चीज़ होता है उसका जो इस्तेमाल, जैसे कि अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट बनाया था, क्यों? निर्माण कार्य के लिए। लेकिन उसी डायनामाइट का क्या इस्तेमाल होता है? कहीं कोई 50 सैनिकों को उड़ा देता है, कहीं कोई सड़क पुल तोड़ देता है, कहीं कुछ और कर देता है, तो उसका विध्वंसक काम भी तो शुरू हो गया। वही वाली बात है, हर एक चीज़ के दो उसके मतलब किनारा होता है। कोई नदी है, उसका एक किनारा तो नहीं होगा, 2 किनारा होगा वाली बात है। अच्छाई है तो बुराई भी उसकी होगी ही। इसका मतलब यह ना समझिए कि कोई अगर ये बात कह रहा है तो गलत कर रहा है, नहीं। सब कुछ का कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई भी है। किस पर लागू होता है? यहाँ देखिए, एससी एसटी एक्ट उन सभी लोगों पर लागू होता है जो एससी एसटी समुदाय से संबंधित नहीं है, अर्थात वे गैर एससी एसटी जातियों से संबंध रखते हैं तथा एससी एसटी समुदाय के लोगों का उत्पीड़न करते हैं। ऐसे नहीं लागू हो जाएगा, उत्पीड़न करेंगे तब। यानी जैसे मीडिया में बहुत दिन से कल चर्चा में था, कहीं कुछ कांड कुछ हो गया तो उस समय पर आया, यह थोड़ी देखकर होता है कि यह एससी एसटी या दलित है या ओबीसी है या जनरल, ऐसा नहीं होता है। उस समय तो आवेग में कहीं पर मारपीट उठा पड़ झगड़ा हो गया, कुछ हो गया विवाद। अब मीडिया इसको खोज कर निकालेगा कि दलित के साथ ये हो गया, दलित उत्पीड़न हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इसी तरह कह दो कि सवर्णों के साथ हो गया, ओबीसी के साथ हो गया, तो ऐसा प्रयोग नहीं करते। सिंपल बात है कि वे लोग अपना टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए इसका दुरुपयोग करते हैं। यह अधिनियम अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर होने वाले अपराधों से उनकी रक्षा करता है।
क्योंकि इसमें क्या था कि आप अगर कोई कहीं कोई कंप्लेन कर देगा SC ST वाले, तो कोई और अदर है तो चलो भाई तुम बिना बेल के ही चले जाओगे जेल, यानी कि जेल में जाओ, उसके बाद ही कोई उपाय है। अनुसूचित जाति या जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के दंडनीय अपराध हैं। देखिए यहाँ पर किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य को जाति सूचक शब्द से प्रताड़ित करना। लेकिन क्या जो मीडिया भी तो इसका इस्तेमाल करती है, क्या उस पर केस नहीं चलना चाहिए? जो कि हम बता रहे हैं, किसी अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य के साथ काम करने या उसे काम पर रखने या नौकरी देने से इनकार करना। SC ST के सदस्य को सेवा प्रदान न करना अथवा उन्हें सेवा प्रदान न करने देना। जैसे बहुत समय आज भी बड़े बड़े घरों में या बहुत सारी जगहों पर, सार्वजनिक स्थानों पर, बहुत तरह के जो टीवी में हम लोग न्यूज़ देख पाते हैं कि यहाँ ये हो गया, वो हो गया, इसको चलने नहीं दिया, इसको पढ़ने। लेकिन ऐसा पहले की बातें हैं, आजकल तो अगर कोई आँख से हकीकत में तो नहीं ऐसा होता है, लेकिन कहीं हो भी तो यह बहुत ही निंदनीय बात है। SC ST के सदस्यों को जबरन अखाद्य या घृणात्मक जैसे मल मूत्र इत्यादि पदार्थ खिलाना या पिलाना। SC ST के किसी सदस्य को शारीरिक चोट पहुंचाना या उनके घर के आसपास या परिवार में उन्हें अपमानित करने की नीयत से कूड़ा करकट, मल या मूत्र या पशु का शव फेंक देना। SC ST के किसी सदस्य के शरीर से बलपूर्वक कपड़े उतारना या उन्हें नंगा करके या उसके चेहरे पर पेंट या कालिक पोत कर उसे सार्वजनिक रूप से घुमाना या इसी प्रकार का कोई ऐसा कार्य करना जो मानव के सम्मान के विरुद्ध हो। SC ST के किसी सदस्य को गैर कानूनी ढंग से उसकी भूमि से बेदखल कर देना या उस पर कब्जा कर लेना। SC ST के सदस्य को वोट यानी कि मतदान नहीं देने देना या किसी खास उम्मीदवार को मतदान के लिए उसको मजबूर करना। आजकल तो कोई 1 साल के बच्चे को भी मजबूर नहीं कर पाता है, तो इनको क्या करेगा। लेकिन ये सब बातें कब की है? तो 1989 की है, लेकिन ये सुधार तो होना ही चाहिए। SC ST के सदस्यों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जलाशय या जल स्रोतों को गंदा कर देना अथवा अनुपयोगी बना देना। SC ST के सदस्यों को किसी सार्वजनिक स्थानों पर जाने से रोकना। मतलब क्या हो गया? अगर इस तरह का कोई दंडनीय अपराध करता है तो उस पर SC ST अधिनियम एक्ट या हरिजन एक्ट लग जाएगा। क्लियर है? अब निर्धारित दंड क्या है, यहाँ देखिए। SC ST के सदस्यों पर किए जाने वाले उपरोक्त वर्णित अत्याचारों के अपराध हेतु दोषी व्यक्ति को 6 माह से 5 साल तक की सजा तथा आर्थिक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इतना मिलेगा कम से कम, 6 माह से 5 साल तक की सजा या तथा आर्थिक जुर्माने का प्रावधान है। कम से कम अगर छोटा मोटा बात है तो 6 माह, नहीं तो 5 साल तक भी मिल सकता है, अगर समान बात हो तो। अगर कोई मर्डर केस हो या बहुत तरह की जघन्य अपराध हो तो कुछ भी हो सकता है। क्रूरतापूर्वक हत्या के अपराधों के लिए मृत्यु दंड की सजा है। अधिनियम की धारा 3 क्लॉज 2 के अनुसार यदि कोई लोक सेवक विनिर्दिष्ट अपराध करता है तो वह 1 वर्ष से लेकर अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय होगा। यानी अगर कोई लोक सेवा करेगा ऐसा तो क्या होगा, उसको नौकरी से भी हटा दिया जाएगा। इस अधिनियम के तहत चल रहे मामले को तेजी से यानी ट्रायल हेतु विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। स्पेशल कोर्ट बनेगा। अधिनियम की धारा 7 क्लॉज 1 के तहत इस अधिनियम के तहत किए गए अपराध की जांच DSP स्तर पर पुलिस अधिकारी करेगा। याद कीजिए, सामान्य थाना नहीं, सीधे पुलिस अधिकारी ही इस पर डायरेक्ट काम करेंगे, उसका संज्ञान सीधे ले लेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC ST एक्ट में कुछ बदलाव किए गए थे जिस पर विवाद हो गया। देखिए, मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के एक मामले को लेकर SC ST एक्ट 1989 में कुछ बदलाव किए थे। SC ST एक्ट 1989 के तहत दर्ज मामलों में तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगाया गया था। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि हुआ यह था कि एक कोई महाजन नाम के कोई व्यक्ति थे जिन पर किसी ने इसी SC ST एक्ट के तहत केस कर दिया। अब उनको सज़ा भी हो गई, उनको बहुत समय उनका बर्बाद हो गया, लेकिन बाद में पता चला कि वे बेकसूर थे, तो उन्होंने फिर केस किया, सुप्रीम कोर्ट में भी अपना अर्जी दाखिल किया। उन्होंने कहा कि मेरे साथ तो ये बदसलूकी हुआ है,
तो इसके बदले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना संज्ञान लेते हुए क्या कह दिया, चलो इसमें कुछ सुधार करना आवश्यक है। अगर कोई शिकायत मिलती है तो तुरंत मुकदमा अब दर्ज न होगा। पहले था कि कोई शिकायत हुआ बस डायरेक्ट एफआईआर दर्ज। शिकायत की जांच डीएसपी लेवल के पुलिस अफसर द्वारा की जाएगी और यह जांच समयबद्ध होगी। यही कारण था जिस कारण विवाद हो गया, क्योंकि अब डीएसपी लेवल जांच करेंगे तभी इस पर SC/ST एक्ट लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। इस एक्ट के तहत दर्ज मामलों में अग्रिम जमानत हो सकेगी। गैर अधिकारी की गिरफ्तारी अपॉइंटिंग अथॉरिटी की मंजूरी के बिना नहीं की जा सकती। यानी कि अगर किसी सरकारी अधिकारी को गिरफ्तार करना है तो उसके जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, नहीं उसका जो हेड जिसने इसको बहाल किया है, यानी कि उसका जो बॉस है, उससे आपको अनुमति चाहिए। गैर सरकारी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए SSP की मंजूरी जरूरी है। डायरेक्ट थानेदार गिरफ्तार नहीं कर सकते थे, जिस कारण यह बहुत ही विवाद में या चर्चा में रहा। अब क्या हुआ, इसके खिलाफ बहुजन समाज द्वारा पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन किया गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST एक्ट में किए गए बदलावों के विरोध में बहुजन समाज द्वारा 2 अप्रैल 2018 को देश के कई राज्यों में भारत बंद के तहत उग्र प्रदर्शन कर दिए। सरकार द्वारा अब क्या होगा, जब सरकार तो क्या काम क्या है, क्यों लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखे, शांति बनाए रखे, उसका यह इक्विलिब्रियम यानी उसका जो शांत था इलाका, इस शांति का जो आलम था वो टूट गया। अब सरकार क्या करेगी, सरकार जागी नींद से। सरकार द्वारा SC/ST एक्ट में संशोधन कर दिया गया है। सरकार के पास तो अधिकार है कि वो संशोधन कर सकती है। सरकार ने बहुजन समाज के असंतोष एवं विरोध को देखते हुए इस एक्ट को संशोधित किया और इसमें धारा 18A जोड़ दी गई। बिहार के रामविलास पासवान जैसे नेताओं ने इन्होंने कहा था कि जो SC/ST एक्ट को इसको कहाँ रख दिया जाए, तो अनुसूची 9 में रख दिया जाए। बार बार सुनते हैं कि अनुसूची 9 क्या है, कि उस पर न्यायिक रिव्यू नहीं हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। न्यायिक रिव्यू अब सब कुछ पर हो सकती है, लेकिन कम सामान्य मामलों में न होगी, मान लेते हैं। SC/ST का संशोधन कानून 2018 के अनुसार अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला निष्प्रभावी हो गया है। संशोधित अधिनियम के तहत इस अधिनियम के पूर्व प्रावधानों को बहाल कर दिया गया, अर्थात केस दर्ज होते ही गिरफ्तारी, अग्रिम जमानत नामंजूर आदि प्रावधानों को प्रभावी कर दिया गया, यानी कि यथास्थिति कायम कर दिया गया। SC/ST एक्ट के पक्ष में तथा विपक्ष में संबंधित लोग अपने अपने तर्क रख रहे हैं। जैसे देखिए, पक्ष में क्या कहा जा सकता है कि देश के किसी न किसी कोने में दलित अत्याचार एवं अन्याय की खबरें आए दिन समाचार पत्रों में आती रहती हैं, जो इस बात की ओर इशारा करती है कि दलित समाज आज भी वंचित, शोषित एवं पीड़ित समाज है, जिसे सरकारी संरक्षण की आवश्यकता है। पहला तर्क। दूसरा देखिए, दलित समाज के सदस्यों द्वारा मूछ रखने पर उनकी मूछ उड़वा देना। सुन लीजिए, दलित को घोड़े की सवारी करने पर उन्हें जान से मार देना, शाही विवाह समारोह का विरोध करना, देश के प्रथम नागरिक एक दलित राष्ट्रपति तक को भी मंदिरों आदि में प्रवेश पर भेदभाव का दंश झेलने जैसे अनेक उदाहरण हैं जो जातीय पूर्वाग्रह को बढ़ावा देते हैं। इस तरह की घटना भारत में तो नहीं हुआ है, लेकिन नेपाल में सुने थे कि जब विद्यादेवी भंडारी आई थी जनकपुर धाम, तो वहाँ के महंत ने जब वो चले गए मंदिर से, तो उसको मंदिर को पूरा गंगा जल से धुलवाया था। जातीय पूर्वाग्रह को बढ़ावा देता है और SC/ST एक्ट वाले कानून की अनिवार्यता का समर्थन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST एक्ट में बदलाव के महज 6 महीनों में ही दलितों पर अत्याचार के मामलों में वृद्धि होना साबित करता है कि यह कानून मात्र ही उन कमजोर और निरीह दलितों का संरक्षक है। आगे बढ़ते हैं। यह क्या है, यह SC/ST एक्ट क्या है कि यह एक बुलेट प्रूफ जैकेट है, जो उनको बाहर के जो उनके प्रतिकूल वातावरण है उस उनको बचाता है। लेकिन कुछ ऐसी भी घटनाएं मिलती है कि बाद में जांच होता है, तभी तो इसमें जो पुलिस का निर्णय होता है या जो कोर्ट निर्णय देती है उसका रेट बहुत ही कम है। कारण इसमें कोई भी बहाना मिल गया, जैसे कि दहेज उत्पीड़न। जिस तरह ससुराल में अगर कुछ भी होता है तो क्या होता है कि उसके माँ पिता वालों या मायके वाले क्या करते हैं, केस कर देते हैं कि भाई मेरी पुत्री को दहेज उत्पीड़न के कारण यह कर दिया गया, वो कर दिया गया, दहेज उत्पीड़न का केस कर दो। कुछ ही हद तक समझा जाए तो जो SC/ST एक्ट है वो अभी उसी की तरह है।
देश में जब तक जातीय श्रेष्ठता और निजता की मानसिकता खत्म न हो जाए तब तक SC/ST एक्ट वाले कानून को किसी तरह से कमज़ोर करना न्यायोचित नहीं है। देश में अभी भी आरक्षण है तो SC/ST एक्ट को भी रहना ही चाहिए। आगे देखिए, लेकिन इसके विपक्ष में भी कुछ तर्क हैं, लेकिन वो छोटे छोटे हैं, देख लीजिए। इस अधिनियम से दलित एवं गैर दलित समुदायों के बीच की दूरियां बढ़ी हैं। दूसरा, अनेक उदाहरण ऐसे सामने आते हैं जिसमें इस एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। आर्थिक और सामाजिक रूप से सक्षम दलितों द्वारा इस कानून का दुरुपयोग किया जाता है। समझने वाली बात यह है कि जो यह SC/ST एक्ट है इसका उपयोग कौन लोग करते हैं? जिनको कानून की समझ होती है, जानकारी होती है, सक्षम होते हैं। यानी अब समय आ गया है कि जो आरक्षण है इसमें भी इसका बंटवारा हो, उसका पुनः इसमें से भी जो एग्जिट करने का एक रास्ता हो। जिनको एक बार लाभ मिल चुका है, जो क्रीमी लेयर में आते हैं, ये तो क्रीमी लेयर भी OBC में ही लागू होता है, SC/ST में लागू ही नहीं होता, तो ये कुछ टर्म एंड कंडीशन बनाया जाए ताकि जितने सही मामले में जो लोग वंचित शोषित लोग हैं उन लोगों के पास सरकार और लाभ पहुंच सके, उनको आरक्षण का भी लाभ मिल सके। नहीं तो अभी नहीं होगा। अभी डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, डॉक्टर की बेटी डॉक्टर, उसके पूरे खानदान डॉक्टर हो जाते हैं क्योंकि सबको आरक्षण मिला। ऐसी बात नहीं होना चाहिए। एग्जिट पॉलिसी होना चाहिए। जिसको एक बार आरक्षण का लाभ मिल गया उसको दोबारा नहीं मिलेगा। राजस्थान में पत्रकार दुर्ग सिंह राजपुरोहित का मामला, नोएडा में एक रिटायर कर्नल BS चौहान की गिरफ्तारी तथा उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में भी एक SC/ST एक्ट के दुरुपयोग का मामला सामने आना आदि बहुत है। हजारों ऐसे मामले आए हैं जिसमें इसका दुरुपयोग हुआ है। अब आगे देखिए, मध्यम वर्गीय अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 दलित एवं वंचित सबके लिए न्याय सुनिश्चित करने हेतु लाया गया था। लंबे समय से यह अधिनियम समाज के हाशिए पर रह रहे समुदायों के लिए सामाजिक न्याय दिलाने में मददगार रहा है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस एक्ट का दुरुपयोग भी अनेक अवसरों पर हुआ है जो नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि कुछ एक मात्र दुरुपयोग के आधार पर समाज के बड़े तबके को सामाजिक न्याय से वंचित कर दिया जाए तो यह न्यायोचित नहीं होगा। यहाँ पर दो थ्योरी काम करती है। एक कि अगर जौ के साथ घुन पिसता है तो पीसने दीजिए, यानी कि अगर ज़्यादा लोगों को अगर भलाई हो रहा है, उनसे लाभ हो रहा है, तो एक दुके मामले में अगर कोई गलत काम कर रहा है तो चलेगा, क्योंकि सरकार भी तो बहुमत से चलती है, सर्वमत से थोड़ी चलती है। लेकिन दूसरा बात, गांधी जी ने क्या कहा था कि हम हजारों दोषी को छोड़ देंगे लेकिन एक भी निर्दोष को सजा नहीं मिलना चाहिए। अगर उसको सौटी पर देखे तो SC/ST एक्ट को में सुधार की आवश्यकता है। आगे सरकार की और आप लोगों की मर्जी। भारत में जितने भी कानून हैं कम या अधिक सभी का दुरुपयोग होता रहा है। और भारत में जो कानून क्या है, IPC है। पहले कहा जाता था कि गोरे लोग काले लोगों पर शासन करते हैं, लेकिन आज वही जो अम्मा का दिया हुआ कानून है, अम्मा यानी कौन, अंग्रेजों ने दिया था, और वही IPC आज भी बड़ी चाव से पूरे भारत में नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप में, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश सब में वही IPC ही लगा हुआ है जो 1860 का यानी अंग्रेजों का दिया हुआ दहेज में है भारत को। क्लियर के आधार पर इन कानूनों को लचर अथवा शक्तिहीन बना दिया जाना चाहिए। भारत जैसे बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक देश में धनी गरीब, उच्च निम्न सभी वर्गों के लोग रहते हैं। सभी के लिए सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकारों को सुनिश्चित करना राज्य तथा समाज का कर्तव्य है। यह कर्तव्य का विषय है, यह नैतिकता का विषय है। यानी लोगों में नैतिक उत्थान, कर्तव्य का बोध आदि सब पढ़ाना चाहिए, समझाना चाहिए, उसको फीलिंग कराना चाहिए, तब न समाज का विकास होगा। अतः SC/ST एक्ट को कमजोर करके तथा इसे शक्तिहीन बनाकर सामाजिक भेदभाव, अन्याय एवं अत्याचार को समाज से समाप्त नहीं किया जा सकता। इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि मनुष्य क्या है, तो यह एक विवेकशील प्राणी है। लेकिन दुख की बात है, मनुष्य कैसा है, मनुष्य बंदर के जैसा है। और मनुष्य कहने को तो यह विवेकशील है या बहुत ही विकासशील पुरुष है, लेकिन आज मनुष्य कर क्या रहा है वो तो देख ही सकते हो। सारे देश परमाणु बम रखते हैं और क्या कहते हैं, नो फर्स्ट यूज। तो भाई जब कोई नो फर्स्ट यूज करेगा ही नहीं तो कोई परमाणु बम क्यों रखा है? रोज मिसाइल परीक्षण होगा। और क्यों? क्योंकि हम अपनी रक्षा के लिए कर रहे हैं, सब अपने ही रक्षा के लिए कर रहे हैं। तो आक्रमणकारी कौन है? देखने वाले सुनने वाली जनता आक्रमणकारी है। यानी सारे के सारे किसको, तो आम जनता को ही ध्वंस दिखाया जाता है। परंतु सभी लोगों के साथ यह बात लागू नहीं होती है।
प्रभुत्वशाली एवं हिंसा की भावना से युक्त व्यक्तियों पर यदि अंकुश नहीं लगाया गया तो वे सामाजिक तनाव एवं वैमनस्यों को बढ़ावा ही देंगे। कानून का मुख्य कार्य यह है कि निर्बल की सहायता की जाए तथा सबल की दुष्प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाया जाए। यदि कानून की इस शक्ति को छीन लिया जाए तो वह कानून न होकर संकेत मात्र रह जाएगा, यानी कि बिना विष वाले सांप की जैसी स्थिति हो जाएगी, जो न तो किसी की रक्षा कर पाएगा न ही सामाजिक न्याय सुनिश्चित कर पाएगा। लेकिन क्या इसका डर से आज में समाज में परिवर्तन हुआ है? हाँ, हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम हार्डवेयर को चेंज तो कर दे सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर तो चेंज वो टेक्निकल बात है, और किसी का माइंड सेट बदलना है तो उसमें वर्षों लग जाते हैं। और वह कैसे होगा? तो वह नैतिक परिवर्तन, उच्च विचार, शिक्षा में बदलाव आदि से होगा। ऐसा नहीं है कि रात में ही मोदी जी जाएंगे, घोषणा करेंगे और कल से छुआछूत सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब लोग बराबर हो जाएंगे। नहीं, यह वही देश है जहाँ पर महात्मा गांधी भी मारे गए थे। आगे याद देखिए यहाँ पर, लेकिन इस बात से भी असहमति नहीं जताई जा सकती है कि निर्दोष का संरक्षण नहीं होना चाहिए। उसे झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाकर या बदला लेने के उद्देश्य से जेल के अंदर नहीं डाला जा सकता है। न्यायिक प्रक्रिया में यह बात 100% सही बैठती है कि भले ही 100 दोषी झूठ जाए, परंतु एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। इसका उदाहरण देख लीजिए, कसाब चाहे निर्भया के दोषियों को कितने दिनों तक बैठा कर उसको खिलाया गया। एक तो बड़ी बिल्डर हो गया था, और केजरीवाल साहब ने तो उसको एक को 10,000 रुपये और सिलाई मशीन भी दिया था कि वो छूट जाएगा, लेकिन न छूटा। और सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकारों का उतना ही अधिकारी है जितने अन्य लोग हैं। मानवीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए परिवर्तनों से इस कानून की मूल भावना अत्यंत कमजोर हो जाती है तथा यह एक दंतहीन कानून बनकर रह जाता है, जो अपने वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम न होगा। अतः हम लोग क्या कर सकते हैं? इस कानून के औचित्य अनौचित्य को लेकर यही कहा जा सकता है कि हमें जातीय श्रेष्ठता का अहंकार और जातीय निजता की हीनता की मनोवृत्ति को तिलांजलि देकर सबको मानवता की चाशनी में सराबोर होकर समरसता का आनंद लेना चाहिए। फिर इस कानून के होने अथवा न होने का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे खत्म कैसे होगा? इसका एक ही उपाय है कि सबको जिस तरह से आधार कार्ड ही बना है, इसी तरह से एक आइडेंटिटी कार्ड बने, और उस जो बच्चा जो पढ़ना शुरू करे उसी समय से वही कार्ड का इस्तेमाल हो, उसका एक वो नंबर हो, एक नाम हो, बस, और कुछ नहीं। कोई जातीयता नहीं हो, कोई उस पर जात का नाम ना हो, उस पर धर्म का नाम ना हो, कुछ ना हो, सब के सब क्या हो, तो तुम एक मानव हो, धर्म में लिखा जाए कि वह जात क्या है, मानव, उसका धर्म क्या है, मानवता। यही 2 शब्द अगर लिख दिया जाए स्कूल कॉलेज सारे नौकरी सब जगह। और जो आरक्षण की बात है तो आरक्षण इकोनॉमिकल बेस पर होना चाहिए, यानी कि जो गरीब है उसको ना आरक्षण चाहिए, और आरक्षण में एग्जिट होना ही चाहिए रूल, जो एक बार लाभ ले लिया वो दोबारा नहीं लेगा, तभी वंचित वर्ग को आरक्षण मिलेगा। और नहीं तो वही आरक्षण का कैस्केडिंग इफेक्ट वाला बात, एक ही को बार बार मिलता रहेगा और बाकी लोग मुंह ताकते रह जाएंगे, और बार बार वोट होगा और नेता लोग बड़े बड़े बातें बोलते रहेंगे, गरीबी हटाओ, गरीबी मिटाओ, और जातीयता वैमनस्य समाप्त करो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब ऐसा करना चाहिए। तो इसी के साथ आज का हम लोग का जो SC/ST एक्ट था ये समाप्त हुआ। अगले बार मिलेंगे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आशा करते हैं कि आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।